नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिलोम समानुपात के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ प्रश्न भी लेंगे जो कि एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब से लिए गए हैं। तो प्रतिलोम समानुपात जो है वो उन दो राशियों में होता है जिनमें से यदि हम एक राशि को बढ़ाएं तो दूसरी राशि जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें कि आपके पास एक पशुशाला है और उसमें कुछ खाने का सामान है और खाने का सामान जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में है। तो मान लीजिए कि आपके पास यदि 10 पशु हैं तो ये खाना जो है वो कुल मिला के 20 दिनों तक चलता है। लेकिन यदि आप पशुओं की संख्या को बढ़ा दें, मान लीजिए पशुओं की संख्या को 20 कर दें, तो ये खाना कितने दिन चलेगा? तो खाना डेफिनेटली 20 से कम दिन चलेगा। यहाँ पर आपने पशुओं की संख्या जो है वो डबल कर दी है, मतलब जितने दिन खाना चल रहा था उसकी संख्या जो है यहाँ दिए हुए दिनों की संख्या की आधी हो जाएगी, मतलब कि 10 हो जाएगी। ठीक है, और उसी प्रकार से यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। ठीक है, यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं तो आप ये डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए 10 घंटों में कवर कर लेते हैं। और यदि अगर आप स्पीड को बढ़ा दें, आप 5 के बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएं, तो लगने वाला समय जो है वो इसका आधा हो जाएगा। क्योंकि आपने गति को दुगना कर दिया है, मतलब लगने वाला समय जो है वो आधा हो जाएगा, मतलब कि 5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा यदि आप मान लीजिए आप गति यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में आप 5 दूनी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेंगे। ठीक है, और यदि मैं 4 घंटे गाड़ी चलाऊं तो मैं 5 चौक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गति या स्पीड और लगने वाला समय जो है वो प्रतिलोम अनुपात में है, मतलब गति जो है लगने वाले समय के व्युत्क्रम के समानुपाती है। ठीक है, और ये कब है? ये है जब डिस्टेंस या दूरी जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन यदि दूरी फिक्स नहीं है, हम गति को फिक्स्ड कर दें तो हम जितने ज्यादा समय तक गाड़ी चलाएंगे हम उतनी ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर समय जो है वो दूरी या डिस्टेंस के सीधे समानुपात में है। तो ये सीधा समानुपात है और यहाँ पर हमने जो दो केसेस यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो प्रतिलोम समानुपात में है। इसी प्रकार से एक और केस होता है जिसमें हम कार्य की बात करते हैं। मान लीजिए आपको एक दीवार बनानी है और ये दीवार बनाने के लिए 10 मजदूरों को 5 दिन तक लगातार काम करना होता है, और यदि आप इसी काम को 3 दिन में खत्म करना चाहें तो आपको मजदूरों की संख्या को 10 से ज्यादा करना पड़ेगा। और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर पशुओं की संख्या और कितने दिन खाना चल रहा है, इन दोनों का गुणनफल जो है वो दूसरे केस जिसमें हम पशुओं की संख्या को डबल कर देते हैं और दिनों की संख्या आधी हो जाती है, इसके बराबर है। 10 गुना 20 होता है 200 और यहाँ पर भी 20 गुना 10 होता है 200। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट लिया था और स्पीड और लगने वाले समय की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर भी ये जो स्पीड और लगने वाला समय जो कि व्युत्क्रम समानुपात में है, इसका भी दोनों ही केसेस में गुणनफल जो है वो समान है। 10 गुना 5 होता है 50 और यहाँ पर भी 10 गुना 5 होता है 50। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर आपको x मजदूर लगाने पड़ते हैं 3 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए। तो 10 गुना 5 ये बराबर होगा 3 गुना x के, या आप कह सकते हैं x बराबर होगा 10 गुना 5 बटा 3 के या 50 बटा 3 के। तो 3 एकम 3 होता है, 3 छंग 18 होता है और फिर आपके पास बचता है 2 बटा 3। तो ये 16 मजदूर जो हैं वो पूरे के पूरे 3 दिन काम करेंगे और आखिरी मजदूर जो है वो 2/3 काम कर रहा है, मतलब इन 3 दिनों में से सिर्फ 2 दिन तक ही काम करेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपको कुल मिला के 17 मजदूर चाहिए होंगे यदि आप इस काम को 3 दिन में खत्म करना चाहें तो। ठीक है, और चलिए अभी हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की प्रश्नावली 13.2 से लिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 को हम इस वीडियो में हल करेंगे और अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसमें हमें एक टेलीविजन शो में 1 लाख रुपए को विजेताओं में समान रूप से वितरित करना है और सारणी को पूरा करना है। तो सारणी में यहाँ पर विजेताओं की संख्या है और यहाँ पर पुरस्कार है जो कि रुपयों में है, और यदि एक विजेता होगा तो उसे पूरी की पूरी राशि जो है पुरस्कार के रूप में मिल जाएगी और वो होगी 1 लाख रुपया। और विजेताओं की संख्या यदि 2 होगी तो प्रत्येक को मिलने वाली राशि जो है वो बराबर होगी 1 लाख
बटा 2 या 50,000 के। और यदि विजेताओं की संख्या 4 होगी तो प्रत्येक विजेता को मिलने वाली राशि जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 लाख बटा 4 या 25,000 रुपया। और यदि विजेताओं की संख्या 5 हो जाएगी तो हर विजेता को मिलने वाली राशि हो जाएगी 1 लाख बटा 5 या 20,000 रुपया। और यदि विजेताओं की संख्या 8 हो जाएगी तो मिलने वाली राशि जो है वो हो जाएगी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 00 मतलब कि 12,500। और यदि विजेताओं की संख्या 10 होगी तो प्रत्येक विजेता को मिलने वाली राशि हो जाएगी 10,000। और विजेताओं की संख्या 20 होने से प्रत्येक विजेता को मिलने वाली राशि हो जाएगी 1 लाख बटा 20 मतलब कि 5,000। तो ये हुआ दूसरा प्रश्न। और चलिए अभी हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में रहमान तीलियों का प्रयोग करके एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार से लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच का कोण बराबर रहे। पहिया मतलब कि वो एक सर्कल होगा, ठीक है। और यदि हम उसका केंद्र ले लें और मान लीजिए उसने यहाँ पर एक तीली लगाई हुई है तो ये जो पूरा एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रकार से या तो वो एक तीली लगा सकता है या वो 3 तीली लगा सकता है या वो 4 तीलियां लगा सकता है या उसी प्रकार से अन्य तीलियां लगा सकता है। और कंडीशन क्या है कि किन्हीं भी दो क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। मतलब ये वाला कोण बराबर होना चाहिए इस कोण के और ये बराबर होना चाहिए इस कोण के। तो प्रत्येक कोण जो है यदि उसने 3 तीलियां लगाई हैं तो 3 कोण बनेंगे और हर कोण जो है वो बराबर होगा 360 बटा 3 के या 120 डिग्री के। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, ठीक है। तो जैसे जैसे वो तीलियों की संख्या को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे दो क्रमागत तीलियों के बीच का कोण जो है वो कम होता जाएगा। या आप कह सकते हैं कि तीलियों की संख्या और दो क्रमागत तीलियों के बीच का कोण जो है वो प्रतिलोम समानुपात में है। या आप कह सकते हैं तीलियों की संख्या और कोण का जो गुणनफल होगा, हम इसे सिर्फ संख्या गुना कोण कर लेते हैं, ये जो है वो एक कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट इस केस में क्या है 360 डिग्री, ठीक है। तीलियों की संख्या और गुना प्रत्येक कोण जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर तीलियों की संख्या है 3 और प्रत्येक कोण का माप हमें मिल रहा था 120 डिग्री। तो 3 गुना 120 करने से हमें 360 मिलता है। इसकी भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रतिलोम समानुपात में है और उसी को आधार करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारणी हमें पूरी करनी है, उसमें यहाँ पर संख्या है और तीलियों की संख्या है और यहाँ पर कोण का माप है। और उसके बाद हमें 4 तीलियों, 6 तीलियों, 8 तीलियों, 10 तीलियों और 12 तीलियों के लिए कोण का माप निकालना है। तो हमें पहले से ही पता है कि 3 तीलियां जब हम लगाते हैं तो कोण का माप जो है वो 120 डिग्री होता है। ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर कोण का माप यदि x है तो चूंकि ये व्युत्क्रम अनुपात में है मतलब तीलियों की संख्या और कोण का गुणनफल जो है वो एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये दोनों का गुणनफल यहाँ पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। या आप कह सकते हैं 3 गुना 120 बराबर होगा 4 गुना x मतलब 4x के, या x बराबर होगा 3 गुना 120 बटा 4 के। तो 4 तिया 12 और ये 0 मतलब x का मान हुआ 30 गुना 3 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री। और जब 6 तीले लगाएंगे तो कोण का माप क्या होगा, मान लीजिए कि x होगा तो यहाँ पर भी 6 गुना x बराबर होगा 3 गुना 120 के। तो 3 गुना 120 बराबर हुआ 6x के, या x बराबर होगा 3 गुना 120 बटा 6 दूनी 12 और 0 मतलब कि 60 डिग्री। तो यहाँ पर इस कोण का मान हो गया 60 डिग्री। यदि आप 6 तीलियां लगाते हैं तो किन्हीं भी दो आजू बाजू की तीलियों के बीच का कोण जो है वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम 8 तीलियों के लिए निकालना चाहेंगे तो ये जो गुणनफल है 3 गुना 120 ये बराबर होगा 8x के, या आप कह सकते हैं x बराबर होगा 3 गुना 120 बटा 8 के। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 15 तिया 45। तो जब आप 8 तीलियां लगाएंगे तो किन्हीं भी दो आजू बाजू की क्रमागत तीलियों के बीच का कोण जो है वो 45 डिग्री। और जब तीलियों की संख्या 10 होगी तो 3 गुना 120 बराबर होगा 10x के, या x बराबर होगा 3 गुना 120 बटा 10 के। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 तिया 36, तो ये होगा 36 डिग्री, ठीक है। और जब तीलियों की संख्या 12 होगी तो ये गुणनफल 12x के बराबर हो जाएगा, या x बराबर होगा 3 गुना 120 बटा 12, 12 एकम 12 और 0 या
30 डिग्री के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन सभी केसेस में जहाँ पर हमें तीलियों की संख्या दी हुई है, उन सभी केसेस में किन्हीं भी दो क्रमागत तीलियों के बीच में कितना कोण होगा वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। और चलिए अभी हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगले प्रश्न में यदि किसी डिब्बे की मिठाई 24 बच्चों में बांटी जाए तो प्रत्येक को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं, और यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर भी हम सारणी बना लेते हैं जिसमें है बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर भी चूंकि आप एक डब्बे से मिठाई बांट रहे हैं, मतलब कि मिठाई की संख्या जो है वो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कम हो जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि जब 24 बच्चों में मिठाई बांटी जाती है तो हर बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं, और हमें ज्ञात करना है कि यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, मतलब 24 के बजाय 24 ऋण 4 20 बच्चे हो जाएं, तो हर बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। यहाँ पर बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की मात्रा जो है वो व्युत्क्रम अनुपात में है, मतलब कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। या आप कह सकते हैं 24 गुणा 5 बराबर होगा 20 x के, या x बराबर होगा 24 गुणा 5 बटा 20 के। 5 चौक 20, 4 छौक 24, यानी कि हर बच्चे को, यानी कि अगर आप बच्चों की संख्या 4 से कम कर दें तो हर बच्चे को मिलने वाली मिठाई जो है वो 1 से बढ़ जाती है। पहले हर बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिल रही थी और अब हर बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहें, उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।